उत्तराखंड की हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, चर्चा भी करेंगे। अल्मोड़ा की हमने बात की। इसके अलावा अगर बात करें टिहरी गढ़वाल की, तो यहाँ भी कड़ा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। दोनों चेहरे बड़े आपके सामने हैं, माला राजलक्ष्मी और जोट सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये भी बिग फाइट है, बड़ा कड़ा मुकाबला है। ये टिहरी गढ़वाल की सीट भी बहुत ज्यादा अहम है। इसके अलावा बात की जाए नैनीताल उधम सिंह नगर की, तो यहां भी देखिए अजय भट्ट एक तरफ बीजेपी की तरफ से और यहां प्रकाश जोशी भी चुनावी मैदान में अपनी ओर से पूरी तरह से टक्कर देते हुए। कांग्रेस बीजेपी के बीच यहां भी बहुत बड़ा मुकाबला है, सीधे सीधे टक्कर इन दोनों पार्टियों की है उत्तराखंड में। और वहीं बात करें गढ़वाल की, गणेश गोरदियाल एक तरफ, अनिल बलूनी एक तरफ, इन दोनों के बीच भी बिग फाइट है ये 2024 के इलेक्शन की। 24 का मुकाबला, कड़ा मुकाबला, बड़ा मुकाबला। हरिद्वार सीट भी सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है दोनों पार्टियों के लिए। तो यहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी की तरफ से हैं, तो वहीं वीरेंद्र रावत हरीश रावत के बेटे कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। सुशील कुमार राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही केसी मलकानिया साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ दोनों इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। एक तरफ हम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि आज वोटिंग डे है, और दूसरी ओर हम चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले मैं सुशील जी आपके पास आना चाहूंगा। उत्तराखंड से आप संबंध रखते हैं, उत्तराखंड की सीटों की हमने बात की है। अलग अलग सीटों पर जो हमने समीकरण दिखाए हैं वो बहुत पहले दिखाए, लेकिन आज मतदाताओं का दिन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं मुद्दों के बारे में। उत्तराखंड में सर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है इस चुनाव में हावी रहे? क्या बुनियादी मुद्दों की बात की गई है या आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो बातें बड़े बड़े दिग्गजों की जुबान से निकले वही यहां पर प्रत्याशी भी कहते नजर आए? असल में इस चुनाव में पिछले और भी देखेंगे तो आपने सर आपकी वॉइस हम तक नहीं पहुंच पा रही है सही तरीके से। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। केसी मलकानिया साहब आपसे मैं ये सवाल कर लूं, जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो जनता की बात होती है, वोटर्स की बात होती है, उनके लुभाने के लिए अलग अलग वायदे होते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं। लेकिन मैं इस चुनाव की बात करूं, पहले चरण की बात करूं, इससे पहले आपने बड़े बड़े नेताओं को सुना है। आपको कितना अलग इलेक्शन लगता है? आपने इतने सारे चुनाव देखे, इस बार का इलेक्शन किस तरह से अलग आप मानते हैं? देखो, इस बार का जो चुनाव है वो भाजपा और विपक्ष के बीच में है। विपक्ष एक तरह से महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहा है, परंतु उनके पास कोई ऐसा सर्वमान्य नेता नहीं है जिसको हम प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार मान सकते हैं। भाजपा के पास मोदी जी का चेहरा है और मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और लोकसभा चुनावों में मोस्टली जो हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं, जो कि विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होती है। तो इस बार जो है वो मोदी जी ने दिया है, चाहे इस बार 400 पार और 370 का, भाजपा 370 के पार, तो 370 जैसे जम्मू कश्मीर में 28 उस प्रकार से मांगना है। परंतु देखना है कि क्या भाजपा 400 सीटें पार कर सकती है, क्या भाजपा मोदी के नाम पे इस चुनाव को इतना बड़े जीत के ओर ले जा सकती है। जहाँ तक विपक्ष है, विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस के जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, परंतु इसमें धुरी जो है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका के इर्द गिर्द घूमती है। अब यहाँ 30 के बजाय चौथा कोण भी बन रहा है, और इससे लगता है कि कांग्रेस जो है वो संगठित नहीं है। कांग्रेस के पास इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो दबाव बना सके। इसी कारण ऐसा लग रहा है कि रोज इनके कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर दूसरी दलों में जा रहे हैं। जहां तक हरियाणा का प्रश्न है, हरियाणा में अभी तक कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर सकी। इसका मुख्य कारण है कि एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कद जो काफ़ी बड़ा है, उदय भान जी हैं, परंतु दूसरी ओर जो है किरण चौधरी जी है, शैलजा जी हैं, सुरजेवाला जी हैं। तो ये जो हैं दो गुट हैं और दोनों गुट अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव
चुनाव मैदान में उतारने की बात कर रहे हैं। और हुड्डा जी का कहना है कि पिछले चुनावों में मेरी बात पूरी तरह नहीं मानी गई और जीत करने वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी गई। कुछ उम्मीदवारों की मेरों की अनदेखी करके दूसरे पक्ष के उम्मीदवारों को जो जीतने की क्षमता में नहीं थे उनको टिकट दी गई है। तो इस बार जो हुड्डा जी हैं वो कहते हैं कि मेरी जो बात है जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उन्हें टिकट दी जानी चाहिए, जबकि जो किरण चौधरी जी है वो अपनी बेटी सुल्टी को टिकट दिलाने के पक्ष में है। हिसार से शैलजा गुट जो है वो चंद्रमोहन को टिकट निकालने के पक्ष में है। इस प्रकार सभी जो नेता हैं अपने अपने पक्ष की बात कर रहे हैं, परंतु ये जो मीटिंग है कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, परंतु अभी तक जो है वो अपने निर्णय नहीं कर पाई है। इस चुनावों में सीटों की देरी से इसका नुकसान हो सकता है। भाजपा ने सभी 10 सीटों पे अपने चुनावों की उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि जेजेपी और इन लोगों ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और आप पार्टी ने भी कुरुक्षेत्र से सुशील कुमार को उतारा है। हिसार सीट में इस बार बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, जहां रणजीत चौटाला जी हैं, नैना चौटाला जी, सुनैना चौटाला जी, एक परिवार के 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। तो देखते हैं यहाँ कांग्रेस। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की मैं बात कर रहा था किसी मलकानी साहब, आपने जो उदाहरण दिया मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, उत्तराखंड से जोड़ता हूँ। सुशील जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ हाँ आ रही है। सुशील जी जो मेरा पहले सवाल था एक तो उस पर जवाब दीजिएगा, बुनियादी मुद्दों की बात कर रहा था, एक तरफ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे। उत्तराखंड में क्या आपने देखा जब प्रचार प्रसार बहुत जोरों पर चल रहा था, पीएम मोदी तक यहां आए, प्रियंका गांधी भी यहां पर आई थी। इसके अलावा मेरा एक सवाल और है, जैसे कि केसी मलकानिया साहब हरियाणा का उदाहरण दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी में आपको लगता है जो पुत्र मोह की बात होती है और हरियाणा में पुत्री और पुत्र मोह दोनों की बात हो रही है, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट एक हमारे सामने उदाहरण है, हरीश रावत के बेटे चुनावी मैदान में हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में अलग आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी में ज्यादा अनुशासन आप मानते हैं, कांग्रेस में कम, या फिर आपको लगता है कि बीजेपी में है तो सही है अनुशासन, लेकिन वो दिखावे के लिए अंदर खाते बहुत सी बातें होती हैं और गुटबाजी भी होती है? क्या लगता है आपको? देखिए, आप इस पे काम करके देखते हैं, आप तो पत्रकारिता में लंबे समय से देख रहे हैं, चुनाव में एक अपनी बयार और बहार होती है। पार्टी एक कैडर ओरिएंटेड पार्टी कैडर वोटर में तब्दील कर लिया है, और हो या बेरोजगारी हो या समस्या सामाजिक काज को जनता में भावना भरता, उन सब को मैं समझता हूं कि कई लोग पिछड़े हैं, लेकिन जानती है बेरोजगारी पर तो इतना ज्यादा नहीं करता या महंगाई इतना प्रभावित नहीं का पहला कुछ, क्योंकि 370 है, मंदिर है या और डायरेक्ट में चाहे ये हो किसी की बात या उनके सूझ हो या राष्ट्रवाद हो, इस बातों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स जो है आश्वस्त हैं। हम राष्ट्र विकसित भारत और 4 की अर्थव्यवस्था आगे हम तो तीसरी अर्थव्यवस्था या पहली अर्थव्यवस्था सोच करके या 47 विकसित भारत बनाएंगे, 30 ट्रिलियन व्यवस्था करेंगे वगैरह। तो ये सब विश्व भावनाएं हैं और पीछे के काज हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े वोटर के रूप बड़ा वोटर रहा है या मिल रहा है, शायद यही 405 जी सुशील जी नारा क्या है। अब बात की अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि, जैसे कि आप परिवार का उदाहरण दी, ये सुना ही है किसी का बेटा जो पॉलिटिक्स है, अगर आप जैसे अपने बच्चों IPS डॉक्टर इंजीनियर कोई वकील का स्किल भी है, तो लोगों के यहाँ की खेती बाड़ी इसी चीज होती है। 2 बच्चे अगर उसमें कैडर फुल है, अगर लगता है पॉलिटिक्स में आगे तो उनको संभावनाएं खोजते ही हैं, उनके भी कैरियर। अब पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया, दृष्टिकोण या लोकतंत्र जी 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 क्या होता है, जनता को क्या चाहिए, सस्ता सिलेंडर, महंगाई नहीं चाहिए, और साथ में सब सुरक्षा, मवेशी विकास,
का सशक्तिकरण, सब समझते हैं हम लोग, वो सब चीजें चाहिए। इसी सरकार को स्थापित भी करती, सरकार को बदलती। ठीक है सुशील जी। मुझे लगता है ये 2019 की तरह ही सरकार हो गया है। कैंडिडेट से बहुत ज्यादा लोगों का मतलब जी वो लोग मोदी जी मैं इस पर सुशील जी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, मैं जल्द उसके बाद आपके पास लौटूंगा और फिर से हम चर्चा भी करेंगे और अपडेट ब्रेक के बाद देंगे वोटिंग परसेंटेज को लेकर, आपको बताएंगे कहां कहां कितना वोटिंग परसेंटेज अभी तक हुआ है। और हम उम्मीद करेंगे आप भी अगर अभी तक वोट नहीं डाल पाए हैं तो जाइए वोट डालिए। आज तो अवकाश भी है, जहां जहां वोटिंग है, इसलिए इस छुट्टी का इस्तेमाल वोट डालने के लिए कीजिए। उसके बाद जहां मर्जी जाइए घूमिए, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए।